बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कहानी हब में खुशामदीद। व्यूअर्स, आज फिर आपके लिए एक और सबक आमोज़ सच्ची कहानी लेकर हाजिर हुई हूँ। नए आने वाले साथियों से गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल कहानी हब सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको लाजमी सब्सक्राइब कीजिए। चलें अपनी कहानी शुरू करते हैं। छम 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 घुंघरों की तेज़ आवाज़ के साथ ढोल और धमाल की गूंज मेरे कानों के पर्दे अचानक ही चीरने लगी थी। मैं घबराहट के मारे उठकर बैठ गई थी। मेरे पूरे वजूद में जलन सी हो रही थी। वो रात का आखिरी पहर था। बादलों ने पूरे गांव को लपेट में ले रखा था और फिर वो इस कदर बरसे कि नदी और नाले अपना रास्ता भूल गए। अब गर्मी की शिद्दत में बहुत हद तक कमी आ गई थी। लाइट ना होने की वजह से मैं सहन में सोई हुई थी, लेकिन फिर बारिश की वजह से लाउंज में चारपाई डालकर सोना पड़ा था। लेकिन मूसलाधार बारिश, घुंघरू और ढोल की आवाज़ ने बेदार कर दिया था। इस वक्त मेरा दिल भी ढोल की तरह बज रहा था। मुझे गुज़िश्ता चंद रोज़ से एक ही ख्वाब ने बहुत तंग करके रखा हुआ था। सुबह उठी तो किसी चीज़ में दिल नहीं लग रहा था। बहुत अजीब सी हालत हो गई थी। खैर, दिन किसी न किसी सूरत यूं ही कामों में गुजर गया था और रात फिर वही ख्वाब मेरी आंखों का मेहमान था, जिसने मेरी परेशानी में मज़ीद इजाफा कर दिया था। और अब इस बात का किसी से ज़िक्र करना भी ज़रूरी हो गया था। अम्मी से मैं ये बात नहीं कर सकती थी कि वो जल्दी परेशान हो जाती थी। फिर अपनी बड़ी बहन से इस ख्वाब का ज़िक्र किया जो कि मुसलसल चंद रातों से मुझे आ रहा था। इन्होंने कोई ख़ास रद्द-ए-अमल नहीं दिखाया, बस ये कहकर टाल दिया, ये ख्वाब तो बस दिमाग की तख्लीक होते हैं, तुम ज़्यादा ना सोचा करो। मैंने बहन की बात को ही सच जाना था, लेकिन फिर एक रात छोड़कर वही आवाज़ें मेरे कानों में गूंज रही थी। अगली सुबह मैंने बहन से कहा, आपी, मालूम नहीं इन ख्वाबों का इशारा किस तरफ है। हो सकता है मैंने कोई मन्नत मानी हो, लेकिन पूरी होने के बाद मैं भूल गई हूँ शायद। तो कल चलते हैं हज़रत लाल शहबाज कलंदर के मज़ार पर, वहाँ पर फातिहा ख्वानी कर आते हैं। मुझे यकीन है इसके बाद वो ख्वाब आना बंद हो जाएंगे। मैंने ये बात बहुत संजीदगी से कही थी, सो आप भी राज़ी हो गई थी। जब हम मज़ार पे पहुँचे तो वहाँ मेले का समा था। माशाअल्लाह, क्या रूहानी सुकून मिलता है मज़ार कलंदर पर कि वहाँ से जाने को दिल ही नहीं करता। ऐसा ही कुछ मेरे साथ भी हुआ था। मैं जब वहाँ से हटने की कोशिश करती तो एक अजीब कैफियत तारी हो जाती, जैसे कोई तिलिस्माती चीज़ अपनी तरफ खींचती है। मेरी हालत देखकर मेरी बहन परेशान हो गई। हुआ क्या है तुम्हें? यह अचानक रोने जैसी शक्ल क्यों बना रखी है? मैं खुद नहीं जानती मेरे साथ क्या हो रहा है, मैंने खोए हुए लहजे में जवाब दिया। फिर यूं ही गुमसुम हालत में मैंने फातिहा ख्वानी की। उसके बाद मैं मज़ार के सहन में आ गई। वहाँ ज़ायरीन की भीड़, ढोल की आवाज़, घुंघरों की गूंज मुझे होश की दुनिया में ले आई थी कि ये तो वही मंजर था जो मैं बार बार ख्वाब में देख चुकी हूँ। वहाँ एक औरत, कोई 35 बरस की होगी, बेतरतीब खुले बालों के साथ बलोची लिबास में अपने जुनून में मगन धमाल डाल रही थी। वहाँ कोई 7-8 माह की एक हामला औरत भी थी जो अपनी धुन में रक्स किए जा रही थी। उसे इस हालत में देखकर मेरी हालत ख़राब होने लगी कि उसे अपने होने वाले बच्चे की ज़रा भी परवाह न थी। वारे मौला तेरी शान और मुर्शिद पाक की अकीदत के राज तू ही जाने। चलो ना आपी यहाँ से, मुझे डर लग रहा है इस हामला औरत को देखकर। कहीं ऐसा ना हो मुझ पर किसी का साया पड़ जाए, क्योंकि कहते हैं जवान कवारी लड़कियों का ऐसी जगह पर जाना मुनासिब नहीं। वहाँ पर अक्सर दूसरी मखलूक भी डेरे डाले रखती है। मैंने समझाने वाले अंदाज में कहा था। हाँ, तो क्या ज़रूरत थी इधर आने की? आप ही कुछ नाराज़ होने लगी। बस वो ख्वाब। हाँ बस ठीक है, अब चलो। हम बाहर आकर अपनी गाड़ी में बैठ गए। अब जो देखा तो हमारी गाड़ी की पिछली सीट पर एक छोटी सी बच्ची जो लगभग 2.5-3 साल की होगी, बड़े आराम से बैठी मुस्कुरा रही थी। हम दोनों ने एक दूसरे की तरफ हैरानगी से देखा कि ये किसकी बच्ची है हमारी गाड़ी में, जो हमारी गाड़ी की पिछली सीट पर आकर बैठ गई है, या कोई छोड़कर चला गया है। हम बच्ची को उठाकर वापस मज़ार पर गए कि पता करवाएं कि किसकी बच्ची है, जो खो तो नहीं गई। वहाँ हम एक मतवाली से जाकर मिले और इसके बारे में इसे आगाह किया। अपने भाई का नंबर भी लिख कर दिया कि जिसकी बच्ची है इस नंबर पर राब्ता कर ले। तकरीबन 1 से 1.5 घंटा हम वहीं टहलते रहे कि कोई बच्ची का वारिस तलाश करने आए, मगर कोई ना आया।
तब हम घर वापसी के लिए रवाना हो गए और बच्ची को भी साथ ही बिठा लिया। वो बिल्कुल खामोश बस दीदे फाड़ कर हमें देखती रही थी। उस रोज़ बहुत खतरनाक गर्मी थी, हमारे पसीने छूट रहे थे। सेवन शरीफ में तो गर्मी वैसे भी ज़्यादा ही जोश मारती है, लेकिन वो बच्ची बेफिक्र और पुरसुकून थी। इसे ज़रा बराबर भी गर्मी का एहसास नहीं हो रहा था। हम रास्ते भर बार बार उसे देखते रहे थे, मगर वो बग़ैर शोर किए चुप बैठी रही थी। घर पहुंचकर मैंने इसे गोद में उठा लिया था, तब भी इसने कोई ऐसी हरकत नहीं की जो आम तौर पर बच्चे करते हैं। शुक्र है आप भी हम जल्दी वहाँ से निकल कर आ गए, वरना आज पता नहीं मुझे क्या होने वाला था। तुम मत जाया करो किसी भी मज़ार पर, मालूम नहीं वहाँ दूसरी मखलूक भी पाई जाती है जो अक्सर जवान बच्चियों की तलाश में रहती है। अगर किसी का दिल तुम पर आ गया ना तो फिर गई तुम हर काम से। बस भी करें आप ही, क्या बहकी बहकी बातें कर रही हैं, पहले ही सहम गई हूँ, ऊपर से आपकी ये बातें। अच्छा चलो मैं बहुत थक गई हूँ, सोने जा रही हूँ। इस बच्ची को कुछ खिलाओ पिलाओ, पता नहीं कब से बेचारी भूखी है। मैंने बच्ची को कुछ खिलाना पिलाना चाहा, लेकिन अपनी कोशिश में मैं नाकाम रही। फिर मैं भी थकन उतारने के लिए सोने के ख्याल से लेट गई थी। 2 घंटे बाद मेरी आंख खुली तो देखा वो बच्ची मेरे बराबर में बड़े सोफे पर बड़े मज़े से बैठी हुई थी। मैंने हाथ बढ़ाकर इसे प्यार की थपकी दी, तब वो ज़रा सा मुस्कुराई थी। मुझे ताज्जुब सा हुआ कि ये कैसी बच्ची है जो तंग होती है ना रोती है जैसे आम तौर पर बच्चे करते हैं। तब ही आपी ने मुझे आवाज़ दी, मेरे सर में बहुत शदीद दर्द हो रहा है, ज़रा बाम लाकर मेरे सर की मालिश कर दो। मैं छोटे कमरे में आपी के लिए बाम लेने गई थी और जो ही कमरे में कदम रखा था मुझे अपना सर हवा में उड़ता हुआ महसूस हुआ था। यूँ लगा जैसे कई फुट हवा में उड़कर मैं नीचे गिरी हूँ। हाय अल्लाह, मेरे पाँव में शदीद दर्द था और मैं ज़ोर ज़ोर से रो रही थी। आपी मेरी आवाज़ सुनकर दौड़ती हुई कमरे में आई। सुनो, मैं तेल गरम करके लाती हूँ, उसकी मालिश से तुम्हें आराम मिल जाएगा। वैसे तो मैं तुमसे अपने सर की मालिश करवाना चाह रही थी, अब तुम्हारे पैर की मालिश करना पड़ रही है, आपी ने मुस्कुराते हुए कहा था। आपी मेरे लिए गरम तेल लेने के लिए चली गई कि इतने में लबों पर मुस्कुराहट सजाए बच्ची ने धीरे धीरे मेरे पाँव पर अपना हाथ फेरना शुरू कर दिए थे। मुझे यूँ महसूस हो रहा था कोई बड़ा मेरे पाँव की मालिश कर रहा हो। एक लम्हे को मैंने अपना पाँव हटाने की कोशिश की तो वो मुस्कुरा रही थी। ये लो बेटा, दूध पी लो। आपी ने कमरे में दाखिल होते हुए दूध का फीडर बच्ची की तरफ बढ़ाया था। बच्ची ने आपी के हाथ से फीडर लेकर ढक्कन खोला था और दूध यूं पी लिया था जैसे ग्लास में पीते हैं। ये देखकर हम दोनों चौंक गए थे, लेकिन बोले कुछ भी ना थे। अब तुम आराम करो, मैं रात के खाने के लिए गोश्त चढ़ा कर आती हूँ। मेरे पैर की मालिश के बाद आपी के जाते ही वो बच्ची मेरे बेड से उतरकर बाहर जाने लगी तो मैंने इसे आवाज़ दे दी थी, बेटा कहाँ जा रही हो, यहाँ बैठो। मगर उसने मेरी तरफ मुड़कर भी नहीं देखा था और बाहर चली गई थी। अभी मैं उस बच्ची के बारे में सोच ही रही थी कि आपी खासी गुस्से में कमरे में दाखिल हुई थी। मैंने तुम्हें कहा था गोश्त फ्रिज में रख लेना, तो क्यों नहीं रखा? अरे आपी, मैंने गोश्त खुद फ्रिज में रखा था, मैंने इन्हें यकीन दिलाया था, मगर इन्हें भला कैसे यकीन आता, क्योंकि गोश्त तो फ्रिज से गायब हो चुका था। मुझे बिस्तर पर लेटे 2 दिन गुजर गए थे। जब मैं उठी तो पाँव जैसे ज़मीन पर ही नहीं पड़ रहे थे। फिर मैं खुद को घसीटकर बाहर सहन में आई तो देखा बच्ची चारपाई पर बैठी मेरे भतीजों के खिलौनों से खेल तो रही थी, लेकिन उन बच्चों से बिल्कुल अलग अपनी दुनिया में मगन थी। अभी मैं बैठी ही थी कि आपी के चिल्लाने की आवाज़ आई थी। अब मैं ढूंढने से तो रही, मेरे उठने से बेशतर ही वो बच्ची भागने वाले अंदाज में अंदर जा रही थी। खैर मैं बड़ी मुश्किल से आपी के कमरे में पहुंची तो आपी की हालत बहुत ख़राब थी। शुगर हाई, ब्लड प्रेशर हाई और बहुत बेचैन सी लग रही थी वो। ये क्या हो रहा है हमारे घर में? मैंने सोचा था जब से हम इस बच्ची को साथ लेकर आए हैं कुछ भी ठीक नहीं हो रहा। मेरी हालत कुछ संभली तो आपी की तबीयत ख़राब हो गई।
उस रोज़ गोश्त ही फ्रिज से गायब नहीं हुआ था और भी कई चीज़ें घर से गायब होना शुरू हो गई थी। इसके अलावा भी छोटे मोटे कई वाक़यात रोनुमा हो रहे थे। ज़रूर कुछ न कुछ गड़बड़ है। मेरे दिमाग ने अपने ज़िंदा होने की खबर मुझे दी थी। बच्ची को अब हमारे घर में कई दिन गुजर गए थे। उसे लेने के लिए कोई ना आया था, जबकि हम अपना मोबाइल नंबर भी मतवाली को दे कर आए थे। आप ही ऐसा करते हैं, कल सेवन शरीफ जाकर बच्ची को वहाँ छोड़कर आ जाते हैं। पता नहीं इसके साथ क्या चक्कर है। आप ही ने फ़ौरन ही मेरी बात मान ली थी, लेकिन साथ ही ये भी कहा कि वो इस काम के लिए अकेले ही जाएंगी। उन्होंने मुझे साथ ले जाने से मना कर दिया। अगली सुबह आप ही सेवन शरीफ जाने की तैयारी कर रही थी। इन्होंने मुझे कहा था कि मैं बच्ची को हमारी भतीजी के कपड़े पहना दूं, क्योंकि उसके कपड़े खासे मैले हो गए थे। मैंने फ़ौरन ही उनकी हिदायत पर अमल किया था। अरे ये कैसे हो सकता है? मुझे अचानक ही आपी की परेशान आवाज़ सुनाई दी थी। क्या हुआ आपी? तुमने अभी जो बच्ची को कपड़े पहनाए थे वो उससे पूरे थे या छोटे थे? बिल्कुल फिट थे आपी। अपनी भतीजी की तो उम्र की है ये बच्ची। मैंने आपी के सवाल का जवाब दिया था। तो फिर ये छोटे कैसे हो गए? अब मैंने जो गौर से बच्ची की तरफ देखा तो पजामा घुटनों तक और फ्रॉक तो बिल्कुल आधी सी थी। ये देखकर तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। अब शक की कोई गुंजाइश बाकी न रही थी कि इस बच्ची में ज़रूर कुछ ऐसी बात है जो हमें नज़र नहीं आ रही। क्या आप भी वही सोच रही हैं जो मैं? तब आपी ने सिर्फ अस्पात में सर हिलाया था और खामोशी से बच्ची को उठाकर चल दी थी। सेवन शरीफ पहुंचकर आपी सीधा उस मतवाली के पास गई थी और कहा था कि ये वही बच्ची है जो कुछ रोज़ पहले हमें यहाँ से मिली थी और बच्ची के हवाले से सारी हकीकत भी बयान करती थी। हाँ बेटी, अब मैं जान गया हूँ ये बच्ची कौन है, मतवाली ने बच्ची को गौर से देखते हुए कहा था। असल में उस दिन मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था, लेकिन जो वाक़यात आपने बताए हैं उससे ज़ाहिर होता है कि ये वही बच्ची है। हमारे दादा हजूर यहाँ मजावर थे और ये दास्तान मुझे मेरे वालिद साहब ने सुनाई थी। 24 जुलाई 1994 को ये मकबरा शहीद हुआ था। उस वक्त की वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो ने रोज़ा शरीफ की दोबारा तामीर का हुक्म दिया था। ज़ायरीन के क़याम के लिए मुसाफिर खाना, आसानी के लिए लंगर खाना, वज़ू खाना, गुसल खाना वगैरह भी बनवाए गए थे। ये जदीद तामीर महकमा औकात सिंध के ज़ेर एहतमाम हुई, जो कि 1941 से दरगाह शरीफ पर मौजूद है। तो बेटी रानी, इस वक्त से पहले ही ये जो देखने में बच्ची नज़र आ रही है ना, दर हकीकत ये बच्ची नहीं, कोई 100 बरस से पहले ही इसकी रिहाइशगाह यहीं है और इसका ताल्लुक़ कौम इजना से है। बहुत अच्छा किया आपने जो इसे वापस लेकर आ गईं। वापस तो ये ख़ुद भी आ सकती थी, मगर इसे शायद आपका रहन सहन भाग गया था जो आई नहीं, वरना कुछ भी हो सकता था। कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ, शुक्र करें अल्लाह साईं का। लेकिन बाबा, ये तो खुद हमारी गाड़ी में आकर बैठ गई थी ना? आपी ने परेशानी जाहिर की थी। बिल्कुल बेटी, ये कई लोगों के साथ ऐसा कर चुकी है, फिर एक ही दिन में ये वापस आ जाती है। आपकी मोहब्बत और सादगी ने इसे वहाँ रहने पर मजबूर किया, जो ये वहाँ मज़े से रह रही थी। ये चाहती तो कोई नुकसान भी पहुँचा कर चली आती, लेकिन खुशकिस्मत हैं आप लोग, हमेशा खुश रहो। आप ही बताती हैं कि मैंने उस बच्ची को मज़ार के सहन में उतारा तो उसने मुस्कुराकर मेरी तरफ देखा और मैंने उसकी छोटी फ्रॉक की तरफ जो मेरी भतीजी की थी। फिर वही बच्ची हाथ हिलाकर पलटी और लम्हों में गायब भी हो गई। व्यूअर्स, मुझे उम्मीद है कि आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा। अगली कहानी तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।